नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में। आज हम प्रकृति के एक ऐसे अदृश्य तराजू के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में इस पूरी दुनिया को बैलेंस में रखता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ नियम है ना, जो हमारे आसपास की हर एक छोटी बड़ी चीज को लगातार कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए इस नियम के रहस्यों को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे बैलेंस करता है? या फिर जब हम किसी सोडा की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से वो फिज की आवाज आती है, गैस निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखने में तो ये सब किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन दरअसल इन सब आम घटनाओं के पीछे एक लगातार चलने वाला केमिकल बैलेंस काम कर रहा होता है। और इन सारे सवालों का एक ही सीधा सा जवाब है गतिक साम्यावस्था, जिसे हम इंग्लिश में डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही आज के इस विश्लेषण का सबसे मुख्य विषय है। हम यही समझेंगे कि आखिर चीजें खुद ब खुद संतुलित कैसे हो जाती हैं। आज के इस शैक्षिक सफर में हम मुख्य रूप से 6 चीजों पर ध्यान देंगे। पहले प्रकृति का संतुलन देखेंगे, फिर फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का गणित, ले शाटिलियर का नियम, एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट, और आखिर में सॉल्युबिलिटी। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रकृति का अदृश्य तराजू। देखिए, बाहर से जो चीजें हमें बिल्कुल शांत और स्थिर लगती है ना, दरअसल उनके अंदर सूक्ष्म स्तर पर लगातार हलचल चल रही होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्यावस्था कभी भी रुकी हुई नहीं होती। इसे ऐसे समझिए कि आगे और पीछे यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों बिल्कुल एक समान स्पीड से हो रही होती हैं। इस वजह से प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन जैसे प्रॉपर्टीज हमें स्थिर लगती हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम सिर्फ एक बंद सिस्टम यानी क्लोज्ड सिस्टम में और एक निश्चित तापमान पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं भौतिक और रासायनिक साम्यावस्था पर। यह संतुलन किसी फिजिकल स्टेट के बदलने पर, जैसे बर्फ का पिघलना और जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी बराबर रूप से देखा जा सकता है। देखिए, जनरली रिएक्शंस 3 अलग अलग लेवल तक पूरी हो सकती हैं। पहली स्थिति वो है जहां रिएक्शन लगभग पूरी हो चुकी है, यानी रिएक्टेंट्स ना के बराबर बचे हैं और मोस्टली प्रोडक्ट बन चुका है। दूसरी, जो मुश्किल से ही आगे बढ़ती है, जिसमें थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनता है और ज्यादा रिएक्टेंट्स ही बच जाते हैं। और तीसरी स्थिति, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की ही मात्रा लगभग बराबर या काफी संतुलित होती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समय स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ये इस संतुलन के पीछे का गणित है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इस पूरे गणित का आधार है द लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे गुलबर्ग और वागे ने प्रस्तावित किया था। ये लॉ बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में मदद करता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का एग्जैक्ट अनुपात क्या है। तो इस गणित में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम केसी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की सांद्रता का अनुपात है। और हाँ, इसमें उनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उनकी घात यानी पावर के रूप में रखा जाता है। अगर हम गैस सिस्टम्स की बात करें तो इसे केपी लिखा जाता है। सच में ये एक बेहद काम का और शक्तिशाली फॉर्मूला है। अब इस केसी को कैलकुलेट कैसे करें, इसके सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। स्टेप 2, एक टेबल बनाइए जिसमें प्रारंभिक, उसमें आया बदलाव और साम्यावस्था सांद्रता ट्रैक की गई हो। और आखिरी स्टेप, स्टेप 3, उन इक्विलिब्रियम वैल्यूज को उठाकर केसी वाले फॉर्मूले में डाल दीजिए। बस इन 3 सिंपल स्टेप से आप इक्विलिब्रियम की किसी भी समस्या को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर, ले शाटिलियर्स प्रिंसिपल। यानी क्या हम इस नेचुरल बैलेंस को फोर्स करके अपने हिसाब से बदल सकते हैं? इसका छोटा सा जवाब है बिल्कुल हाँ। ले शाटिलियर का नियम कहता है कि अगर हम किसी भी ऐसे सिस्टम पर जो पहले से इक्विलिब्रियम में है, बाहर से प्रेशर, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन का बदलाव डालेंगे ना, तो वो सिस्टम नेचुरली उस बदलाव को काउंटर करने के लिए अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर लेगा। मतलब केमिकल सिस्टम्स सच में बहुत जिद्दी होते हैं। वो बाहरी दबाव का विरोध करके अपना संतुलन वापस पाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस नियम की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 10 करोड़ टन्स। ये थोड़ा बहुत नहीं है। हेबर प्रोसेस में ली चैटिलियर के नियम का उपयोग करके दुनिया भर में हर साल इतनी भारी मात्रा में अमोनिया फर्टिलाइजर बनाया जाता है।
ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की थ्योरी नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों के लिए अनाज उगाने में व्यावहारिक मदद मिलती है। तो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके रहे हैं। पहले अरेनियस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। उनके मुताबिक एसिड वो है जो पानी में H+ रिलीज करे और बेस वो जो OH- रिलीज करे। उसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, जिन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया। उन्होंने कहा कि एसिड्स दरअसल प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। और इस कड़ी में तीसरा और सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है लोइस कॉन्सेप्ट। लुईस ने प्रोटॉन्स को छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स के जोरों पर फोकस किया। उनके अनुसार कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है ना मजेदार? लेकिन अब सवाल उठता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के नियम किसी एसिड की असली ताकत को कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पर एसिटिक एसिड जैसे वीक एसिड्स मुश्किल से 5% ही आयोनाइज होते हैं। इक्विलिब्रियम ना हमेशा कमजोर एसिड और बेस के पेयर्स बनाने के पक्ष में झुका रहता है। इस ताकत को प्रमाणिक तौर पर नापने के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka का इस्तेमाल करते हैं। इन एसिड्स और बेसिस की दुनिया में एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बफर सॉल्यूशंस। ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड या बेस मिला भी दें तो भी उनका pH जल्दी नहीं बदलता। ये हमारी बॉडी में खून के pH को स्टेबल रखने से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तक में एक क्रांति की तरह काम करते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन। जब एक सॉलिड पदार्थ किसी सॉल्यूशन के संपर्क में आता है तो वहां गतिक समयावस्था कैसे अपना खेल दिखाती है। इसे समझने के लिए हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP को देखना होगा। ये सिंपली एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो बताता है कि कोई सॉलिड पानी में घुलेगा या नहीं। एक आसान सा रूल है, कोई भी सॉल्ट तभी खुलेगा जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी लैटिस एंथैल्पी के आकर्षण को हरा सके। एक तरह का टग ऑफ वॉर है ये। और इसमें एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अगर आप किसी सॉल्यूशन में एक ऐसा कंपाउंड डालते हैं जिसका आयन पहले से मौजूद प्रेसिपिटेट से मैच करता हो तो उस सॉलिड की घुलनशीलता अचानक कम हो जाती है। पता है, हमारे घरों में आने वाले आम नमक यानी सोडियम क्लोराइड को शुद्ध करने के लिए भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। जाने से पहले एक बार इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के इस छिपे हुए नाजुक तराजू को पूरी तरह से समझ लें तो क्या ये हमारी आने वाली सबसे बड़ी एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल चुनौतियों का हल बन सकता है? यकीनन। आशा है आज आपको इस शैक्षिक विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमेशा नया सीखते रहिए।